हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। ये जो वीडियो है इसको लास्ट तक देखना। इस वीडियो के एंड तक आपको इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना है, कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करना है, करंट अफेयर कितना पढ़ना है, ये सब क्लियर हो जाएगा। ओके। एंड ये जो वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बनाई गई है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर ढूंढे गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो 2025 में रिपीट हुए क्वेश्चन, उनका सोर्स आपको कहाँ से देखने को मिलता है वो सब यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, तो ये वीडियो के एंड तक बने रहना तो आपकी आंखें खुल जाएगी। आपको किन रिसोर्सेज को फॉलो करना है वो आपको समझ में आ जाएगा, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक। तो देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 ये जो एग्जाम हुआ था, इसमें 100 में से 30% मतलब 30 क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैच किए गए हमारे मटेरियल से। ठीक है, 30% जो है ये हिट रेट है हमारा। अब ये मटेरियल कौन सा मटेरियल है हमारा, इस पर बात करने से पहले हम पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो उसी मटेरियल के, तो पहले मैं आपको मटेरियल बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो, ये निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2026 की है, 2025 के लिए भी लॉन्च की गई थी, है ना। उससे ही ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन उसी टेस्ट सीरीज से हमने उठाए, है ना। अब ये टेस्ट सीरीज की खास बात क्या है उस पर हम बात करते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है ये यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीएसई हो, सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एनडीए हो, जियो साइंटिस्ट, सीआईएसएफ, ईपीएफओ, एपीएफसी, और भी जितने एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम के यहाँ पर, सिर्फ यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, उन सभी एग्जाम के हम यहाँ पर क्वेश्चन उठाते हैं और उसको टेस्ट के फॉर्म में अरेंज कर दिया है। जैसे कि आप रियल एग्जाम देते हैं यूपीएससी का, है ना, उसी तरह आपको यहाँ पर टेस्ट देखने को मिलते हैं। ओके, तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जब भी आप ये क्वेश्चन लगाते हो तो आपको एक तो रिलेवेंट क्वेश्चन मिलते हैं, है ना, जो कि एग्जामिनर ने खुद बनाए। सेकंड चीज, आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि आपको पढ़ना क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल, यदि लक्ष्मीकांत पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत में हमको क्या पढ़ना है, लक्ष्मीकांत में यदि पार्लियामेंट पढ़ना है तो पार्लियामेंट के अंदर हमको क्या पढ़ना है, अटॉर्नी जनरल यदि हमको पढ़ना है तो अटॉर्नी जनरल के अंदर हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीज आपको क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ये फायदा होता है ये टेस्ट सीरीज लगाने का। अब इसी टेस्ट सीरीज से 30+ क्वेश्चन आपको देखने को मिले। आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, है ना, कभी भी आपको इतने क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ आप उन क्वेश्चन को लगा सकते हैं, वहां से एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ऊपर से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आप एक सही डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन नहीं करते, आप कुछ भी पढ़ते हैं। उन लोगों को क्वेश्चन टफ करना रहता है तो वो कुछ भी क्वेश्चन बना देते हैं, वो क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो आपको फियर हो जाता है कि यार ये एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एंड सेकंड आप रॉन्ग डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं हमारी निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की खासियत क्या है। और ऐसा नहीं है कि इससे रिजल्ट नहीं आया। 2025 में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लोगों का यहाँ पर क्लियर हुआ, 30 स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल थे, इसमें से 3 स्टूडेंट यहाँ पर क्लियर किए, है ना। तो 3 स्टूडेंट यदि क्लियर किए मतलब 10% का आप देख सकते हैं स्ट्राइक रेट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, प्रीलिम्स हो गया सर, पास्ड और यस सर क्लियर, 3 लोगों का यहाँ पर निकला है। इन 3 के अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर फीडबैक भी दिए गए कि स्टूडेंट टेस्ट सीरीज के बारे में क्या बोल रहे हैं। और ये जो पीडीएफ है इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम से फीडबैक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था टेस्ट सीरीज, और ये 2026 के लिए ये स्टार्ट होने वाली है 1 अगस्त 2025 से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखो, ये तो बात हो गई 30 क्वेश्चन की। अब हम बात करें यदि रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि होते हैं 70 क्वेश्चन, इसका क्या। तो यदि आप ये निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को सीरियसली अटेम्प्ट करते हैं तो आपका लॉजिक इतना अच्छा डेवलप हो जाएगा, आपके प्रिडिक्शन इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका नॉलेज इतना इनहेंस हो जाएगा कि आप आराम से जो कट ऑफ क्लियर करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर भी आप 5 से 10 क्वेश्चन और ऊपर जाकर आप सही कर जाएंगे, और आपका कट ऑफ आराम से क्लियर होगा। और इतनी मैं गारंटी देता हूँ, यदि आप इसको सही से लगाते हैं तो 100+ मार्क्स आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये जो मैंने आपको बताया 3 स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, इसके अलावा भी जो अदर स्टूडेंट हैं उनका फीडबैक यदि आप देखोगे तो उनके जो मार्क्स हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, उनके मार्क्स आप देखेंगे 90 to 100 के बीच में इस बार भी आ रहे थे, मतलब बहुत अच्छा स्कोर किया है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक या किसी का सी सेट उसके कारण कुछ लोग रहे हैं। लेकिन यदि आप इस टेस्ट सीरीज को सीरियसली लगाते हैं तो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की जो चांसेस हैं वो
बढ़ जाएंगे। इसी टेस्ट सीरीज की एक क्वेश्चन है। अब 2025 का ये क्वेश्चन देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब ये क्वेश्चन आप सोच रहे हो कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं CSE 2019 का ये क्वेश्चन है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इसमें आप देखिए एज इट इज रिपीट हुआ है। CDS 1 2012, इसका आप देखिए EV रामास्वामी नायकर। ओके, तो क्वेश्चन देखो किस तरह रिपीट हो रहा है। एक क्वेश्चन आपने देखा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो किससे बनी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, NDA 1 2012 का हमने क्वेश्चन उठाया था। इसमें मैंने वैल्यू एडिशन में बताया था कि मोहनजोदारो कौन सी रिवर है इसके पास, किसने इसकी खोज की थी, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, डांसिंग गर्ल मिली है, पशुपति सील मिली है। एंड डांसिंग गर्ल का बताते टाइम मैंने लेक्चर में बताया था कि ये जो डांसिंग गर्ल है ये किस मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रिपीटेशन है। फिर देखिए अराघट्टा, ये यहाँ पे देखिए CSE 2016 का क्वेश्चन है अराघट्टा। और अराघट्टा जो है ये NCERT में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि NCERT भी पढ़ना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज से आपको समझ में आ रहा है कि PYQ की वैल्यू क्या है, PYQ उसकी वैल्यू प्लस NCERT जो हमारा बेसिक मटेरियल है ना, जो कोर सब्जेक्ट है उनका जो NCERT है वो आपको पढ़नी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, सबकी NCERT यदि आपने पढ़ ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, 3 क्वेश्चन आपने देख लिए। उसके बाद देखिए फाहियान द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, है ना, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, फाहियान मिशन टू इंडिया वाज टू। अब ये ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, साथ में मैंने वैल्यू एडिशन बताया है कि किसके टाइम पर ये आया था। ओके, फिर यहाँ पे देखिए ट्रेवलर्स was from Italy and visited विजयनगर किंगडम in the 15th century। अब यहाँ पर दिए हुए सबका मैंने यहाँ पर बताया कि देखो निकितिन ये किस सल्तनत के टाइम पर आया है ना, ये ट्रेवलर कौन सा ट्रेवलर था, रशियन ट्रेवलर था। उसी तरह बर्नियर का मैंने बताया है, निकोलो दिकांटी का बताया है, फाहियान का बताया है। तो फाहियान चंद्रगुप्त टू 5th सेंचुरी में। ओके, तो देखो यहाँ पर वैल्यू एडिशन करने से क्या हो रहा है, आपको सिर्फ एक ट्रेवलर की जानकारी नहीं मिल रही है, आपको जितने भी ट्रेवलर है इनकी इंफॉर्मेशन भी मिल जा रही है। तो जो टेस्ट सीरीज है उसमें मैंने इस तरह वैल्यू एडिशन करवाया, मैंने कोई PDF नहीं दी कि PDF निकाल के आपको दे दिया, ऐसा नहीं। यहाँ पर मैंने जो वैल्यू एडिशन, जो मेरा नॉलेज है ना, और मुझे जो मालूम है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बाद कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बाद एग्जामिनर और कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, है ना, तो वो मुझे मालूम है, वो मुझे समझ में आता है कि क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस है और इतना मैंने क्वेश्चन लगाया, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे वैल्यू एडिशन में। फिर देखिए फाहियान मिशन टू इंडिया, फिर देखिए फाहियान। तो देखो कितने क्वेश्चन आपने फाहियान के ऊपर देख लिया। आपने अभी ये UPSC का सिंपल सा क्वेश्चन देखा है, यदि एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन टफ किया, उस तरह के क्वेश्चन दे दिए, है ना, तो ये क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, और टेस्ट सीरीज का देखिए, जो क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज होती है उसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन बना रहा है वो कौन बना रहा है, वो एक एस्पिरेंट बना रहा है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये कौन बना रहा है, ये प्रोफेसर बना रहे हैं। तो प्रोफेसर के माइंडसेट में और एक एस्पिरेंट के माइंडसेट में बहुत अंतर होता है ना। UPSC का एग्जाम का पेपर यदि कोई प्रोफेसर बना रहा है तो उसमें आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज सबकी सेम मिलेगी, है ना, लैंग्वेज समझ में आएगा आपको, ट्रैप समझ में आएगा, ठीक है, एग्जामिनर कहाँ पे गलत करता है वो चीज़ आपको समझ में आएगी। यदि आपने एग्जामिनर के माइंड को डिकोड कर दिया कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह फ्रेम करता है, यदि क्वेश्चन बना रहा है तो ये कहाँ पे गलत कर सकता है, यदि आपने इतना कर लिया तो यदि आप UPSC के एग्जाम में बैठेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोचिंग के टेस्ट लगाते हैं, वहां से हम एस्पिरेंट का माइंड क्रैक करते हैं, ठीक है, जिसका कोई फायदा नहीं होता एग्जाम में। अब देखिए अभी जो क्वेश्चन है ये इनडायरेक्टली पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, सब्सिक्वेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी हु कंसिस्टेंटली अपोज अनटचेबिलिटी एंड अपील्ड फॉर इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम ऑल स्फीयर्स डिसाइडेड टू इंक्लूड द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन इन द पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, तो ये ऑप्शन के ऊपर आप काफी क्वेश्चन देखेंगे जब भी आप ये टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा गया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको, आप यदि टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। और यदि आप ये जो क्वेश्चन है इनको लगाते हैं, इतने सारे क्वेश्चन है, ठीक है, इनको यदि आप लगाते हैं तो भी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि भाई गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ हरिजन्स के पॉलिटिकल और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए जो प्रोग्राम चलाया था
वो किसके बाद चलाया था, ठीक है। तो देखो गांधी इरविन एग्रीमेंट हुआ था, गांधी इरविन एग्रीमेंट के बाद पूना पैक्ट हुआ था, तो पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के लिए ये प्रोग्राम चलाया था। ओके, तो देखो गांधी इरविन पैक्ट आपने पढ़ लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कि इसके बाद तो नहीं किया होगा। इसके बाद पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है, गांधी जी ने फास्ट ट्रैक लिया था, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने ये प्रोग्राम चलाया था, ठीक है। तो ये फायदा होता है जब हम पीवाईक्यू लगाते हैं। फिर देखते हैं ये जो दो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये भी इनडायरेक्टली राजा राममोहन राय के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महाजनपद थे उनके ऊपर। तो ये डायरेक्टली नहीं है, ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए। ओके, तो इनको अभी हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। यदि इनको गिनते हैं तो ये 30+ ले आएगा हमें। 30 जो मैं बोल रहा हूँ वो डायरेक्टली आप देख सकते हैं थोड़े, जैसे कि नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बॉयकॉट ऑफ लो कोट एंड फॉरेन क्लोथ, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, रिटेंशन ऑफ टाइटल एंड ऑनर विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पर देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओके, पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, पार्टिसिपेशन इन रैलीज फॉर द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड, क्या लिखा है, फॉरेन क्लोथ्स गुड्स, ठीक है, सरेंडर ऑफ टाइटल्स क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनरी ऑफिसर, ठीक है, विद विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज, बॉयकॉट ऑफ इलेक्शन, फॉरेन गुड्स एंड गवर्नमेंट कोर्ट, ठीक है, रिफ्यूजल टू पे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो देखो सारी की सारी स्टेटमेंट एज इट इज यहाँ पर रिपीट हुई है। यदि दोनों क्वेश्चन को हम उठाते हैं तो एज इट इज स्टेटमेंट रिपीट हुई है। उसी तरह ये भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया। ओके, तो इस तरह जो क्वेश्चंस हैं वो हेल्प करते हैं। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, इसके बाद पॉलिटी के भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए मत्ता विलासा, एंड यहाँ पर देखिए आईबी का ये क्वेश्चन है, आईबी ACIO, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, हाउ मेनी ऑफ द अबव वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्तुगीज इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2024 का ये क्वेश्चन है, केशु, पपाया, रेड सेंडर्स। तो देखो यहाँ से हमको ये तो पता चल जा रहा है ना कि नेटिव कौन सा है। यदि आपको मालूम है कि पपाया नेटिव है या नहीं है तो आप ये क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। पपाया एक ऑप्शन तो आपका गया, तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन भी बन रहा है। अब यहाँ से देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे देखिए क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन इज नॉट करेक्ट, है ना, नॉट करेक्ट पूछा है। बाकी देखो जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज रिपीट हुई है। द कोर्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज वेरी लिमिटेड इन रिलेशन टू द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन मर्सी पिटीशन, ठीक है। तो देखो यहाँ भी जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, यहाँ भी वही दिया हुआ है। एंड यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको और देखने को मिल रहा है प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर से रिलेटेड, और ये कब पूछे गए, CDS 1 2015 में, CAPF 2018 में। उसके बाद देखिए if any question arises as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under 10th schedule, the president decision in accordance with the opinion of the Council of Union Ministers shall be final। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर किसका फाइनल डिसीजन होता है, केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस कंसर्न। ओके, तो ये आपको, यदि आपने ये स्टेटमेंट देखी है यहाँ पर, ये क्वेश्चन लगाया CAPF 2019 का, तो आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट की ये डिसाइडिंग पावर नहीं होती। ओके, फिर यहाँ देखिए देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड यदि पॉलिटिकल पार्टी का आप देखिए तो पॉलिटिकल पार्टी के कितने प्यारे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर। NDA 1 2017 का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया। अभी तो सिर्फ ये स्टेटमेंट में पूछा पॉलिटिकल पार्टी मेंशन है या नहीं है। यदि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर UPSC सिविल सर्विस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो किसी से नहीं बनने वाला। एंड जब आप ये क्वेश्चन लगाएंगे और आपसे बनेगा नहीं, तब आप क्या खोलोगे, लक्ष्मीकांत, ठीक है, NCERT। ओके, जब ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तब आप क्या करोगे, NCERT खोलोगे, लक्ष्मीकांत खोलोगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई पॉलिटिकल पार्टी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है वर्ड, ठीक है। फिर देखिए ये भी पॉलिटिकल पार्टी का ये क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन है, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, तो ऑल स्टेट में नहीं रहता, है ना। अब देखिए प्रोवाइड्स फॉर अ 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत इन द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो 3-tier स्ट्रक्चर तो है, लेकिन ये सभी स्टेट में नहीं रहता। ओके, जब आप ये क्वेश्चन लगाएंगे तब आप पढ़ेंगे, है ना। मैंने वैल्यू एडिशन करवाया है, जो हमारे क्वेश्चन हैं टेस्ट सीरीज उसमें वैल्यू एडिशन करवाया है।
ओके, तो ये आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगा। फिर देखिए, टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स। तो ये 30 ईयर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर। फिर देखिए, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। तो चीफ मिनिस्टर नहीं होता, ठीक है, कौन होता है, गवर्नर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए स्पीकर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। On the dissolution of the House of the People, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वहीं यहाँ पर आप देखिए NDA 1 2012 का ये क्वेश्चन है, CAPF 2020 का क्वेश्चन है, CDS 2 2012 का ये क्वेश्चन है। ओके, और एक और क्वेश्चन यहाँ पर NDA 2 2009 का ये क्वेश्चन है। स्पीकर के ऊपर ही क्वेश्चन हमने देखे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर हमने यहाँ पर निकाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए, द स्पीकर इमीडिएटली वेकेट हिज ऑफिस व्हेनेवर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। यदि आपने ये पढ़ा है ना, तो आपको मालूम होगा कि भाई ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज अ स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और ये स्टेटमेंट हमको कहाँ देखने को मिलती है, लक्ष्मीकांत में, ठीक है। एंड यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द हाउस प्रोवाइडेड दैट नो रिजोल्यूशन शैल बी मूव अनलेस एट लीस्ट 14 days notice has been given of the intention to move the resolution। ओके, तो ये देखो, a resolution passed by a majority of all the member of the house। एंड यहाँ पर देखिए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस by addressing his resignation। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो किसको देता है उसके बारे में पर क्वेश्चन दिया गया। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, सारी स्टेटमेंट आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिल जा रही है। तो यदि आप PYQ लगाते हैं तो आप एक सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे, ठीक है। आपको पता रहेगा कि भाई कौन सी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत में आपको जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक के अंदर कौन सी स्टेटमेंट से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना, वो आपको पता रहेगा। तो आपको फालतू चीजें अपने दिमाग में स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी रिलेवेंट स्टेटमेंट है ना, पॉइंट है, वो आपको याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, शेड्यूल एरिया, फिफ्थ शेड्यूल, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके ऊपर पहले से यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और ये जो दो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसी तरह इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल, तो जोनल काउंसिल के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, और यहाँ पर ये पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव वर एस्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन के थ्रू बनाया गया है या नहीं बनाया गया, उसके ऊपर यहाँ पर पूछा गया। वहीं पर ये देखिए, जोनल काउंसिल यहाँ क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है जोनल काउंसिल के बारे में। एंड बाकी ये जो दो ऑप्शन है, ये आपको लक्ष्मीकांत में देखने को मिल जाएंगे। जोनल काउंसिल के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है, एंड नॉर्थ जोनल काउंसिल कौन कौन इंक्लूड है। तो ये थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाकर, ठीक है, लेवल अप आप देखेंगे, है ना, एक लेवल ऊपर जाके ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो यदि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूपीएससी ने यदि यहाँ तक क्वेश्चन पूछा, तो हमको एक लेवल अप जाकर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि भाई अब ये भी पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन आप देखिए किससे पूछा गया, CDS 2023 में, मतलब CDS 2023 2 साल पहले पूछा गया। तो चांसेस है कि आने वाले टाइम पर भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये DPSP, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। एंड सेकंड क्या है, वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। एंड थर्ड क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन फैक्ट्री। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी ये रिपीट हो रहा है, सेम स्टेटमेंट है, रिस्पेक्ट फॉर द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। यहाँ पर देखिए सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवर जुडिशरी। एंड यहाँ पर देखिए प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। उसके बाद देखिए यहाँ पर गवर्नर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है,
The governor of a state is not answerable to any court for the exercise and performance of the power and duties is her office. No criminal proceeding shall be instituted or continue against the governor during his term of office. And option 3 क्या, member of a state legislature are not liable to any proceeding in any court in respect of anything said within the house. तो देखो ऑप्शन 1 जो था ये पावर एंड ड्यूटीज के ऊपर था, और यहाँ पर देखिए ड्यूटीज ऑफ द गवर्नर, ठीक है, ये दो ड्यूटीज आप देख सकते हैं। एंड ऑप्शन 2 नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 देखिए, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ओके, एंड ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी। तो ये हो गया पॉलिटी, हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लिए, पॉलिटी के क्वेश्चन देख लिए, किस तरह क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए इकोनॉमी के क्वेश्चन है, कैपिटल रिसीट क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट, इंटरेस्ट रिसीव्ड और लोन क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल रिसीट, इसके ऊपर क्वेश्चन है, डिसइन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीट, स्मॉल सेविंग, नेट मार्केटिंग, बोरिंग। उसके बाद देखिए रेवेन्यू रिसीट में क्या आता है, डिसइन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए प्राइमरी डिफिसिट, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला दे दिया, लेकिन कैलकुलेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपको इसका फॉर्मूला पता हो। फॉर एग्जाम्पल फिस्कल डेफिसिट, ऑप्शन ए देखिए द डिफरेंस बिटवीन करेंट एक्सपेंडिचर एंड करेंट रेवेन्यू, ऑप्शन बी नेट इंक्रीज इन द बोरोइंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द सम ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड द नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग। तो देखो यहाँ पर ये चीज आपको यदि मालूम है, ठीक है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा डेफिसिट है, यहाँ पर जो दिया गया है वो कौन सा डेफिसिट है। यदि आपको हर एक डेफिसिट का फॉर्मूला पता है, डेफिनेशन पता है, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। सेम ये ओके, यहाँ पर देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ये फॉर्मूले के थ्रू दिया हुआ है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है। तो यदि आपको ये पता है तो ये आप इजीली बना सकते हैं। अब देखिए 15th फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आया, इसके पीछे आप देखेंगे तो 15th फाइनेंस कमीशन के ऊपर CSE 2023 में भी क्वेश्चन पूछा था, एंड 13th फाइनेंस कमीशन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। अब 15th फाइनेंस कमीशन आया है तो उसके ऊपर पूछ लिया, अब यदि 16th फाइनेंस कमीशन आएगा तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछेगा। अब ये हमको कैसे पता, क्योंकि PYQ आप देखिए, यदि आप PYQ देख रहे हैं, PYQ लगा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि भाई क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकते हैं। 13th फाइनेंस कमीशन आया तो पूछ लिया, प्री में पूछा, मेंस में पूछा, उसी तरह 14th आया तो फिर पूछा, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अब IBRD ये एंड ये, इसको आप यदि मोरनाल सर के नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां से आप ये दोनों क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब ये जो दो क्वेश्चन है उसमें भी, चलो ये IBRD वाला छोड़ दो, ये जो क्वेश्चन है आप इजीली मोरनाल सर के नोट से बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है जिनका सोर्स मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना, मतलब किस क्वेश्चन से आया है, इनको मैं 30 क्वेश्चन में काउंट नहीं कर रहा हूँ, 30 क्वेश्चन में काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक। ये जो क्वेश्चन है मुरनाल सर के नोट्स जो है उनसे पढ़ सकते हैं, या किसी भी जो इकोनॉमी की बुक है उसमें आप देखेंगे, NCERT में भी देखेंगे, NCERT में वहां से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ 30 क्वेश्चन में। अब देखिए ज्योग्राफी क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है, बेंड इक्वेटोर्ड while crossing the land masses and poleward while crossing the ocean। और फिर सेकंड क्या है, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए आइसोथर्म्स के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। क्या पूछा है, द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। ये CSE सिविल सर्विस एग्जाम के 2024 का क्वेश्चन है। फिर देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये आप कहाँ देख रहे हैं, ये सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कोल्डर एंड द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट
से किस तरह 2024 में जो क्वेश्चन पूछा था, जो टॉपिक था उसी टॉपिक से और सेम स्टेटमेंट रिपीट कर दी गई है। ओके, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गलत है। अब देखिए, the amount of dust particle in the atmosphere is more in subtropical and temperate area than in equatorial and polar region, and statement 2 subtropical and temperate area have less dry wind। अब यहाँ पर देखिए, the amount of dust particle is less in subtropical and temperate area than in equatorial area, the atmosphere is dry and windy in the subtropical and temperate area। ठीक है, तो सेम स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, क्लाउड प्रेसिपिटेट क्यों नहीं करते डेजर्ट एरिया में, तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, एंडीज माउंटेन पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज, तो एंडीज माउंटेन किन कंट्रीज से पास होता है वो हमको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर देखिए, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, डायरेक्ट तो नहीं है, कि एंडीज, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन है, ये मैंने बताया, ठीक है, लार्जेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है ये। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, नाटो के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, CDS 1 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था नाटो के ऊपर, एंड NDA 2024 के ऊपर नाटो के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो क्या फायदा होता है जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि 2026 का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे पेपर आप लगा रहे हैं, है ना, जो टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, है ना, जो निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, इसमें 2009 से लेके जो आपका करंट एग्जाम होगा उसके पहले तक जितने भी UPSC के एग्जाम है सब कवर किए जाते हैं। तो वहां से जो भी टॉपिक होता है, जो भी करंट अफेयर है, वो आपका कवर हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो पूछ लिया गया है इन एग्जाम में, ठीक है, तो वहां से कवर हो जाता है। और UPSC एक और चीज याद रखना, UPSC कभी भी करंट अफेयर नहीं पूछता, वो पूछता है कंटेम्प्रेरी, एक एक दो दो साल पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा करंट अफेयर के पीछे भागना भी खराब है, इसमें प्रीलिम्स एग्जाम में, मेंस में तो काम आता है, लेकिन प्री के लिए यदि आप करंट अफेयर के पीछे भाग रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो करंट अफेयर की जगह यदि आप जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं, बेसिक मटेरियल जो आपका है ना, जितने भी कोर सब्जेक्ट है उनका जो बेसिक मटेरियल, जैसे NCERT जो स्टैंडर्ड सोर्स हैं, स्टैंडर्ड बुक है, उनको पढ़िए, है ना। यदि उनका आप ज़्यादा रिवाइज करेंगे, ज़्यादा रिवीजन करते तो वो ज़्यादा फायदेमंद है, बजाय आप करंट अफेयर के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, टाइम जोन के ऊपर, ये इंडायरेक्ट क्वेश्चन है, टाइम जोन के ऊपर पूछा गया है, इंडिया के टाइम जोन के ऊपर, लेकिन यहाँ पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्री हैव मोर देन 4 टाइम जोन। तो ये थीम सेम है, क्वेश्चन अलग है। तो देखो, यहाँ पर हमने देख लिया 30 क्वेश्चन, और यदि आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं तो 30 प्लस चले आएगा, लेकिन 30 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्ट पूछे गए, ठीक है। तो यदि आप हमारी निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, अभी यहाँ पर ऑफ भी दिया गया है ना। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन के लिंक में जाकर आप वहाँ से उसको बाय कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर क्या है 9424572242। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, है ना, जो भी आपको क्वेरी है वो आप इसमें मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2025 का क्वेश्चन का एनालिसिस। और एक और चीज, ये जो टेस्ट सीरीज इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेस्ड ऑन PYQ फ्रॉम मल्टीपल UPSC एग्जाम, नॉट जस्ट CSE, डिजाइन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर माइंडसेट। आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आएगा, आप फोकस कर पाएंगे इंपॉर्टेंट थीम्स पर, जो रिकरिंग एरियाज हैं उन पर, एंड UPSC के ट्रेंड को आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरह UPSC अपना इवॉल्व कर रहा है, अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, किन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कर रहा है वो आपको समझ में आएगा। आइडेंटिफाई और मास्टर लैंग्वेज ट्रैप्स एंड कंफ्यूजिंग ऑप्शन, आपको एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है उसकी लैंग्वेज समझ में आएगी, कहाँ पे वो ट्रैप फंसा रहा है वो आपको समझ में आएगा। ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया था पहले। आप यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर बना पाएंगे, अपनी डेवलप कर पाएंगे, जो क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड होता है ना, वो आप कैसे अपना बनाएंगे UPSC क्वेश्चन करके, एंड पैटर्न रिकॉग्नाइज आप यहाँ पर कर पाएंगे। और आप सिर्फ गेस वर्क नहीं, आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग स्किल यहाँ पर डेवलप कर पाएंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये ट्रस्टेड बाय 2025 एस्पिरेंट है, और यहाँ से आपको मैंने बताया, यहाँ से रिजल्ट भी आया, ठीक है, 3 रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ में ये फीडबैक है।
ये पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप फीडबैक पढ़ सकते हैं। और एक और चीज़, ये जो टेस्ट सीरीज है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट इस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। ओके, तो एंड करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।